हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द रेड क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर 2 की। लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, ग्राफ से भी समझाया था आपको बॉन्ड के बारे में। इसके साथ साथ हमने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड भी बताए थे, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड के बारे में बताया। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो फर्स्ट टाइप है वो है आयनिक बॉन्ड। आज हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। ये जो आयनिक बॉन्ड है इसको आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहेंगे। दोनों ही सेम नाम है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक ही नाम है। तो देखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। अच्छा, जो वन एटम होता है, फर्स्ट वाला एटम, वो कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। और जो सेकंड एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो किसका फॉर्मेशन होता है? जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो। यहाँ देखिए, ये एम है। एम कोई मेटल है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है ज्यादातर, है ना? ये तो आपको पता है, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया मेटल ने। यहाँ पर ये जो एक्स है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर अगर मेटल है तो वो Na ले लीजिए, एल्कलाइन मेटल, Na का एग्जांपल ले लीजिए। और यहाँ पर जो X है वो Cl है, क्लोरीन। क्लोरीन F, Cl, Bri, जो इतने भी हेलोजन होते हैं ये सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन लेके, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और X नेगेटिव बना दी। यस, ये नेगेटिव का फॉर्मेशन कर दिया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ से इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये नेगेटिव का फॉर्मेशन कर दिया। तो इन दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आप आयनिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, यहाँ देखिए, ये गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ये भी गैसियस आइसोलेटेड एटम है। यहाँ पर M प्लस और X नेगेटिव आपस में मिलकर MX का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। सॉलिड होता है आयनिक कंपाउंड, ज्यादातर सॉलिड होते हैं। MX क्या है? आयनिक कंपाउंड। अब देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर NaCl। NaCl में मेटल क्या है? Na। Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया। अब यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं आप, ये 281। 1 जो है वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जो लास्ट शेल है वैलेंस शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें ओवरऑल 11 है, सोडियम 11 है। मैंने आपको बताया था कि जो एटम्स है ये सब बॉन्ड क्यों बनाते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, नोबल गैस की तरह होना चाहते हैं, ताकि स्टेबिलिटी गेन करना है, कि ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है इसका होता है 11 एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 281 है, 11 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए, जो 1 है, अगर ये 1 एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो 10 होता है एटॉमिक, वो किसका होता है? नियॉन का। एटॉमिक नंबर किसका होता है? नियॉन का। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। तो ये 28 करना चाहता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ पर हो गई ये 28। अब यहाँ क्लोरीन देखिए, क्लोरीन के पास कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है? 287। लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होगा कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कब? जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को हम दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निकला था ये इसने ले लिया और इसने Cl नेगेटिव आयन बना, तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, इसके 8 हो गए। वैलेंस शेल के दिखे जाते हैं, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 18। आर्गन को होता है 18, नोबल गैस है ये आर्गन। ओके, तो स्टेबिलिटी गेन करनी, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए।
नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अब यहाँ पर Na+Cl नेगेटिव इस तरह भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है आयनिक बॉन्ड में क्यों होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो होता है। तो Na+Cl नेगेटिव इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप NaCl इस तरह भी लिख सकते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का आयनिक बॉन्ड में। आगे हम आपको कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाएंगे, उसमें क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत है, ये मोर पॉजिटिव है, ये मोर नेगेटिव है। तो इसलिए जो Cl नेगेटिव है, Cl क्लोरीन, ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खींच लेता है, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज ये दे देता है, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल 2, मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड में क्या? ये Mg है। Mg का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है 282। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है इसकी वैलेंस शेल में। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो ये 8 हो जाएंगे। ये वाला जो शेल है वो लास्ट शेल हो जाएगा। फिर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 8 वाला जो शेल होगा वो वैलेंस शेल कहलाएगा, लास्ट शेल है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 8 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। यहाँ पर 2 8 10 नियॉन का होता है, नियॉन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसमें 10 होता है, 80 होता है। ये स्टेबिलिटी गेन कर ली इसने, नियॉन को कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप फ्लोरीन को दे दीजिए। फ्लोरीन का कितना था? 27, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। तो यहाँ पर 2 और 7 है 9। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 7 + 1 8, ये 8 हो गया। ओके, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पर कितने रिलीज हुए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहाँ पर ये 2 है। एक फ्लोरीन और आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो F नेगेटिव बन जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो MgF2 बनेगा। कंपाउंड कैसे बनेगा? ये Mg है। मैग्नीशियम ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया। ये किसने लिया? फ्लोरीन ने, F नेगेटिव, और दूसरा फ्लोरीन ने ये F नेगेटिव। तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या बना? मैग्नीशियम फ्लोराइड, MgF, इस तरह, राइट। Mg+2 F2 नेगेटिव इस तरह आप लिख सकते हैं। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने एक लिया, 2 फ्लोरीन ने एक एक लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। यहाँ पर -1 चार्ज है 2 फ्लोरीन। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं MgF। ओके, समझ में आ गया आपके ये। अब देखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन क्या है? क्या कंडीशंस हैं जिससे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो का मतलब, जैसे ये सोडियम है, ये अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अगर निकालेगा और Na+ बनाएगा, तो इसका मतलब ये है ये उतनी ही जल्दी बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। क्लोरीन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इजीली निकालेगा, आसानी से निकाल देगा, तो Na+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आसानी से निकालेगा तो इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? लो। आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, तभी उतनी ही आसानी से निकालेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? इसी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन जितनी इजीली निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी देते हैं, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी देंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है वो उस एटम की इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देना पड़ती है। तो यहाँ पर जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल लाए तो आपको एनर्जी उतनी ही कम देना पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होना चाहिए? लो। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो क्लोरीन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन ले रही है और Cl नेगेटिव बना रही है क्लोरीन, तो ये जो क्लोरीन एटम है ये ऐसा कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई होना चाहिए, जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है इसकी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, या फिर दूसरे वर्ड में अगर आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तो अभी सही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाई होना चाहिए, Cl नेगेटिव जल्दी बना ले, तभी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। Na+ Cl नेगेटिव बॉन्ड बना देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, कूलम्ब फोर्स। पर देखिए ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, तो लैटिस एनर्जी ये इन दोनों की हाई होना चाहिए, तब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। यहाँ देखिए आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड है, जो आयनिक कंपाउंड है उनमें इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है, चाहे वो कैटायन के लिए लीजिए या फिर आप एनायन के लिए लीजिए। जैसे ये NaCl है, यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको NaCl, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले भी रहा है क्लोरीन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, चाहे आप कैटायन ले लीजिए चाहे आप एनायन ले लीजिए, दोनों की ही 1 है। मैग्नीट्यूड से लेते हैं इसे, मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे आप इलेक्ट्रोवैलेंसी में। ओके, मैग्नीशियम फ्लोराइड जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है, क्यों, क्योंकि ये +2 चार्ज है यहाँ पर और यहाँ पे ये -1 है, और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो ये -2 होगा। ओवरऑल चार्ज देखेंगे आप चाहे कैटायन हो या एनायन, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है। कुछ नहीं करना आपको, बस कैटायन लेना है या फिर आप एनायन ले लें, उस पर जितना चार्ज है उसको लिख दें। अगर आप कैटायन ले रहे हैं तो सिर्फ कैटायन का चार्ज लिख दीजिए, अगर आप एनायन कंसीडर कर रहे हैं तो एनायन का चार्ज लिख दीजिए। सिर्फ सिंपल है और कुछ नहीं है, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, ये उठा लीजिए चाहे ये उठा लीजिए ओवरऑल। ओके, यहाँ पर ये 1 है। अब देखिए लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी क्या है, ये भी आयनिक कंपाउंड में होती है। समझिए लैटिस एनर्जी है क्या, इसको NEC या ΔH लैटिस इस तरह भी लिखते हैं। यहाँ देखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट। जो सॉलिड होता है आयनिक सॉलिड 1 मोल उसको कन्वर्ट करते हैं एनर्जी देकर उसके आयनिक कंस्टिट्यूएंट। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी देकर करते हैं ऐसा, मतलब कुछ नहीं, जो सॉलिड है 1 मोल सॉलिड उसको आप ब्रेक कर रहे हैं उसके आयंस में, उसके लिए जो एनर्जी लग रही है वो लैटिस एनर्जी। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसको आपको देना पड़ेगी। जब कोई आयनिक कंपाउंड आप ब्रेक करेंगे तो आपको उसके लिए एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी देंगे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं अपने आप टूट जाएगा। या फिर आप इसको कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या है, जो आयनिक सॉलिड है पहले तो आपने उसको ब्रेक कर दिया उसके आयंस में, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को आप क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो एनर्जी रिक्वायर है। एनर्जी आपने दी है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। या फिर आप ऐसा करिए जो आयंस आपने ब्रेक करे थे अब उन आयंस को जोड़कर आयनिक सॉलिड बना दीजिए। जब आयंस को जोड़ेंगे तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, तब एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करेंगे, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो फिर जो चीज़ स्टेबल हो रही है तो उसकी एनर्जी कम होती है, ज़्यादा से कम एनर्जी हो रही है तो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सिंपल। यहाँ देखिए MX है, ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड होता है, M+ गैसियस आयन है, ये X नेगेटिव गैसियस आयन है। तो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ अपने आयंस में, तो ΔH लेटेस्ट कैसा है, पॉजिटिव, एंड कैसा है, एंडोथर्मिक है प्रोसेस है ये, समझ गए। तो यहाँ पर पॉजिटिव है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए NaCl Na++ Cl नेगेटिव। यहाँ पर ΔH जो लैटिस है वो है 786 किलो जूल, यहाँ पर ये पॉजिटिव है। यहाँ पर जब आपने आयनिक सॉलिड को ब्रेक किया तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी, ये अपने आयंस में कन्वर्ट होंगे, आयंस में टूटेगा, तो इसके लिए इतनी एनर्जी आपने दी। अगर यही रिएक्शन आप अपोजिट कर दें तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। कैसे, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है Na+ गैसियस है, ये Cl नेगेटिव, ऐसा नहीं है ये गैसियस है, देखिए Na ये सॉलिड पर ये सॉलिड है। तो यहाँ पर जो ΔH है वो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी -786 किलो जूल। रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा।
ओके, लो जूल है ये, लो जूल, समझ गए आप। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखिए द टू फैक्टर दैट अफेक्ट द लैटिस एनर्जी, फर्स्ट है चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन के चार्ज इसको इफेक्ट करते हैं। सेकंड देखिए डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे Na+ और Cl नेगेटिव है, ये NaCl बन रहा था हमारा आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर ये और ये इस तरह बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक। ये कैटायन है, Na+ है, और ये Cl नेगेटिव है, ये एनायन। तो डिस्टेंस इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इफेक्ट करती है लैटिस एनर्जी को। ये जितनी कम होगी उतने ही अच्छा बॉन्ड बनेगा और लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट देखिए चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, चार्ज देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, कूलॉम फोर्स लगता है। ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज हेल्ड बाय द कैटायन और एनायन। फिर जो लैटिस एनर्जी होगी वो भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ देखिए लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये फॉर्मूला है, इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q1 कैटायन है, Q2 एनायन है। Q1 एंड Q2 इज चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, इसका जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों का लैटिस एनर्जी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ सेकंड देखिए डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, द लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैटिस एनर्जी डिस्टेंस की। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द कैटायन एंड द एनायन, द फर्दर द डिस्टेंस बिटवीन द आयंस इन एंड लैटिस, आयंस जो है लैटिस के बीच में मैंने आपको बता दी ये आर क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस है आर जो है। इन आर लैटिस वीकर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होल्डिंग देम टुगेदर एंड द लोअर द लैटिस एनर्जी, जितना ज़्यादा वीक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही कम लैटिस एनर्जी होगी। अगर बॉन्ड ये वाला स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड अगर इनका स्ट्रॉन्ग है तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फोर्स और लैटिस एनर्जी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। स्मॉलर आयन स्मॉल इंटर आयनिक डिस्टेंस, जितना कम आयन होगा, छोटा आयन होगा उसकी इंटर आयनिक डिस्टेंस भी तो छोटी होगी और उतने ही अच्छा फोर्स रहेगा। देखिए यहाँ पर छोटा सा कैटायन है, छोटा सा एनायन है, दोनों छोटे छोटे हैं, तो इंटर आयनिक जो डिस्टेंस उनके बीच की न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई तो लैटिस एनर्जी हाई होगी। समझ गए आप। Therefore, the smaller the size of constituent ion, the greater the lattice energy of the ionic circuit. सिंपल है, यही सब लिखा हुआ है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपॉन R। Q1 यहाँ पर कैटायन का चार्ज है, Q2 यहाँ पर एनायन का चार्ज है, R इंटर आयनिक डिस्टेंस है कैटायन और एनायन की। ये R है, R+ ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये R+ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये R नहीं है। ये क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, आयोनिक डिस्टेंस क्या हुई, R = R+ R नेगेटिव, कैटायन की रेडियस एनायन की रेडियस। यहाँ देखिए ट्रिक है, लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं ये तो आपको पता चल गया। लैटिस एनर्जी क्या है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज और साइज के बारे में सब आप समझ गए। अब जो एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकिंग क्वेश्चन, वो किस तरह सॉल्व होते हैं उसके लिए ट्रिक है। पहले हम ट्रिक समझेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन समझेंगे, ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होंगे। ओके, यहाँ देखिए ये ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है और इजीली आपको समझ में आएगा।
यहाँ देखिए, टू सॉल्व लैटिस एनर्जी क्वेश्चन, साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज देखिए, स्मॉलर एनायन, जो स्मॉल एनायन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, H नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, O नेगेटिव। ओके, तो ये स्मॉल होते हैं, इसको गरीब भी कह सकते हैं, वैसे ये स्मॉल है, स्मॉल से याद रखिए आप। यहाँ देखिए लार्ज एनायन, ये लार्ज एनायन है, ये सल्फेट है, ये नाइट्रेट है, यहाँ पर HSO3 नेगेटिव है। ओके, यहाँ पर HSO3 नेगेटिव है, ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट है, ये सल्फाइड है, ये परक्लोरेट है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड आयन, ये सब है। ये अमीर भी है, या फिर आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, स्मॉल है ये, तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, लार्ज। स्मॉल और लार्ज, ये ट्रिक से हम लोग याद करेंगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह आप याद रखिएगा। ये लार्ज है और ये कैसे है, ये वाले सब याद रखने की ट्रिक क्या है, इनको याद भी तो रखेंगे। जो जिसमें एक अल्फाबेट आ रहा है H आ रहा है, या दो आ रहे हैं OH आ रहा है, में एक आ रहा है फ्लोरीन, इसमें दो आ रहे हैं C और N, यहाँ पर एक आ रहा है सिर्फ ऑक्सीजन, तो ये सब कैसे है, स्मॉल, छोटे हैं। यहाँ देखिए 3 आ रहे हैं सल्फेट में, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3 4 5 आ रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर FCl BRI, यहाँ पर आगे के जो 2 हैं वो छोटे हैं, पीछे के 2 बड़े हैं, BRI। इस तरह आप याद रखेंगे, मतलब एक अगर अल्फाबेट आ रहा है या 2 अल्फाबेट आ रहे हैं तो वो छोटे हैं, और उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो वो सब लार्ज हैं, बड़े हैं। ओके, और जो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आगे के 2 छोटे हैं, पीछे के 2 बड़े हैं। इस तरह आपको याद रखना, और याद हो भी गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है ये, कंपेयर लैटिस एनर्जी, यहाँ पर NiF है फर्स्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, NiF NaF KF RBF CSF है, क्लोराइड जो है वो सब में कॉमन है, और ये है कैसा, स्मॉल। देखिए क्लोराइड कैसा है, स्मॉल है, यहाँ पर ये कैसा है, स्मॉल है। और यहाँ पर Ni कैसा है, NaKRB, यस, ये कैसा है, Ni+, केटन और एनायन की बात चल रही है। देखिए यहाँ पर Ni+ कैसा है, यहाँ पर इसको तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं, ये सब एनायन है। कैटायन के लिए आपको पता होना चाहिए, जो कैटायन है वो टॉप टू बॉटम नीचे जाते हैं पीरियडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम यहाँ पर लिख देते हैं। साइज कैसा होता है, बढ़ता है, साइज इंक्रीज। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पीरियडिक टेबल आपने पढ़ी है, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, तो जो एटम्स है उनका साइज इंक्रीज होता है। ये हो गया। जैसे यहाँ पर Ni है, Na K RB CS, ये सब कैसी है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर सबसे स्मॉल तो यही होगा, सबसे लार्ज सीजियम होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप। हम इसको रब करते हैं। कैटायन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एनायन में प्रॉब्लम होती है, कौन स्मॉल है कौन लार्ज है, वो मैंने आपको बता दी किस तरह आपको याद रखनी है। कैटायन में आप सिर्फ पीरियडिक टेबल जो सिंपल है वैसे ही करना है आपको। Li कैसा होता है, स्मॉल होता है, ये स्मॉल है, यहाँ पर ये स्मॉल है, और ये कैसा है, ईजियम कैसा है, लार्ज है, भी नीचे की तरफ आ रहा है। इतना आपने आइडिया लगा लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, साइज डिफरेंस देखना है। साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। यहाँ देखिए, साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। इस तरह आपको याद रखना है, साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। क्योंकि अगर साइज को एक लार्ज है एक स्मॉल है, तो अच्छे से बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे। स्मॉल क्या होगा, स्मॉल का सेम साइज है, सेम साइज वाले इजीली बॉन्ड बना लेंगे। सपोज ये स्मॉल जो है वो गरीब है, ये भी गरीब है, ये भी गरीब है, तो गरीब के बीच में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होती है, अच्छी तरह एक साथ रह सकते हैं। एक अमीर हो लार्ज हो, एक गरीब हो स्मॉल हो, तो उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है? पैसों का डिफरेंस है।
प्रॉब्लम आएगी एक साथ रहने में। तो साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब यहाँ पर साइज डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है यहाँ, और यहाँ पर साइज डिफरेंस कम है, दोनों ही स्मॉल है। साइज डिफरेंस जितना कम होगा बॉन्ड उतने ही अच्छा बनाएगा, बॉन्ड जितना अच्छा बनेगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो ज़्यादा है। फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। टॉप टू बॉटम में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो साइज डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि फ्लोरीन का तो स्मॉल है ही। अब सेकंड देखिए, बेरिलियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट है। ये यहाँ पर सब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव +2 है, यहाँ पर -2 है, ये सब ऐसे ही है, -2 -2 -2, सब सल्फेट -2। अब यहाँ पर जो है साइज डिफरेंस, जो सल्फेट है वो कैसा है, लार्ज है। सल्फेट जो है ये वाला देखिए लार्ज है लाइन, ये सब लार्ज है लाइन से, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, ये भी लार्ज है, राइट। अब जो बेरिलियम है, बेरिलियम ऊपर आता है, टॉप पर आता है, और जो बेरियम है वो नीचे आता है। टॉप टू बॉटम आप जाएंगे कैटायन के लिए तो साइज इंक्रीज हो रहा है। इसका साइज स्मॉल होगा बेरिलियम का, और इसका साइज लार्ज होगा। तो यहाँ पर लार्ज लार्ज के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी या स्मॉल या लार्ज के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी? सिंपल, साइज डिफरेंस जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी कम। यहाँ पर साइज डिफरेंस ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। यहाँ पर साइज डिफरेंस कम है तो लैटिस एनर्जी हाई होगी, इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। साइज डिफरेंस कम है क्योंकि लार्ज लार्ज है, साइज डिफरेंस कम है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, तोड़ना मुश्किल है। फिर ये फिर ये फिर ये, इसको आल तोड़ सकते हैं आप। बेरिलियम सल्फेट, यहाँ देखिए नोट, इन बिटवीन साइज एंड चार्ज, साइज और चार्ज के बीच में जब बात चल रही हो तो आप क्या करेंगे, चार्ज को डोमिनेट कर देंगे ऑन साइज। अभी हमने क्या देखा, लार्ज और स्मॉल देखा, लार्ज और स्मॉल देखा, और हमें पता है लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे जो आयंस है उनकी साइज पर बात कर रहे थे, तभी तो इंटरआयनिक डिस्टेंस कम होगी और लैटिस एनर्जी हाई होगी, साइज अगर कम होगा। यहाँ पर आयंस के बारे में बात कर रहे थे, उनकी साइज के बारे में, स्मॉल स्मॉल लार्ज इस टाइप से बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे चार्ज के ऊपर। साइज के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे, चार्ज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो डिफरेंट ग्रुप के हैं, सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जो है डिफरेंट ग्रुप के, अगर डिफरेंट ग्रुप के हैं तो चार्ज भी अलग अलग होगा। अगर सेम ग्रुप के हैं तो यहाँ पर चार्ज सब में सेम आ रहा था, ये देखिए सब में सेम आ रहा था, +1 +1 +1। यहाँ देखिए ये +1 है, और यहाँ पर देखिए ये +2 है, यहाँ पर ये -1 रहेगा, यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -1 है। यहाँ पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर चार्ज एल्युमिनियम का ज़्यादा है, +3, क्योंकि क्लोरीन का तो सब में -1 है, तो एल्युमिनियम कैटायन के चार्ज से देखा जाएगा। यहाँ पर +3 ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। चार्ज जितना ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी। एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो इस तरह सॉल्व हो गया हमारा। तो आप क्या समझे, नॉर्मली अगर सेम ग्रुप है तो आप साइज देखेंगे, साइज इसका देखेंगे कैटायन का और आयन का। और अगर डिफरेंट ग्रुप है तो आप साइज ना देख के सीधे चार्ज देख लीजिए, चार्ज देखेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। फॉर्मूला आप ये वाला याद रखिए इस तरह। ओके, ट्रिक आपको समझ में आई गई। एनायन के लिए ये एनायन इस तरह आप याद रखिए, क्योंकि एनायन में प्रॉब्लम आती है, कैटायन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पीरियडिक टेबल देखिए, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है, ये आप जानते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा, साइज कम होगा। ऐसे जाएंगे पीरियडिक टेबल में साइज कम हो रहा है, और आप ऐसे जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है पीरियडिक टेबल में टी में। इसके लिए बात चल रही है कैटायन की। तो आप समझिए इस तरह इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे लैटिस एनर्जी के। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ लैटिस एनर्जी का। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल अलर्ट क्लासेस को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कीजिए।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।